हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। अभी हम सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित उपन्यास प्रेमाश्रम का भाग 5। तो चलिए सुनते हैं आज का भाग। जब तक इलाके का प्रबंध लाला प्रभाशंकर के हाथों में था, वह गौस खां को अत्याचार से रोकते रहते थे। अब ज्ञान शंकर मालिक और मुख्तार थे। उनकी स्वार्थ प्रियता ने खां साहब को अपनी अभिलाषाएं पूर्ण करने का अवसर प्रदान कर दिया था। वर्षांत पर उन्होंने बड़ी निर्दयता से लगान वसूल किया। एक कौड़ी भी बाकी ना छोड़ी। जिसने रुपए ना दिए या ना दे सका, उस पर नालिशें की, कुर्की कराई और एक का 1.5 वसूल किया। शिकमी असामियों को समूल उखाड़ दिया और उनकी भूमि पर लगान बढ़ाकर दूसरे आदमियों को सौंप दिया। मौरूसी और दखीलकार असामियों पर भी कर वृद्धि के उपाय सोचने लगे। वह जानते थे कि कर वृद्धि भूमि की उत्पादक शक्ति पर निर्भर है और इस शक्ति को घटाने बढ़ाने के लिए केवल थोड़ी सी वाक चतुरता की आवश्यकता होती है। सारे इलाके में हाहाकार मच गया। कर वृद्धि के पिशाच को शांत करने के लिए लोग नाना प्रकार के अनुष्ठान करने लगे। प्रभात से संध्या तक खां साहब का दरबार लगा रहता। वह स्वयं मसनद लगाकर विराजमान होते। मुंशी मौजी लाल पटवारी उनके दाहिनी ओर बैठते और सुक्खू चौधरी बाईं ओर। यह महानुभव गांव के मुखिया, सबसे बड़े किसान और सामर्थी पुरुष थे। असामियों पर उनका बहुत दबाव था, इसलिए नीति कुशल खां साहब ने उन्हें अपना मंत्री बना लिया था। यह त्रिमूर्ति समस्त इलाके की भाग्य विधायक थी। खां साहब पहले अपने अवकाश का समय भोग विलास में व्यतीत करते थे। अब यह समय कुरान का पाठ करने में व्यतीत होता था। जहाँ कोई फकीर या भिक्षुक द्वार पर खड़ा भी न होने पाता था, वहाँ अब अभ्यागतों का उदारतापूर्ण सत्कार किया जाता था। कभी कभी वस्त्रदान भी होता। लोक सिद्धि ने परलोक बनाने की सदिच्छा उत्पन्न कर दी थी। अब खां साहब को विदित हुआ कि इस इलाके को विद्रोही समझने में मेरी भूल थी। ऐसा विरला ही कोई आसामी था जिसने उनकी चौखट पर मस्तक न नवाया हो। गांव में 10-12 घर ठाकुरों के थे। उनसे लगान बड़ी कठिनाई से वसूल होता था, किंतु इजाफा लगाने की खबर पाते ही वह भी दब गए। डपट सिंह उनके नेता थे। वह दिन में 10-5 बार खां साहब को सलाम करने आया करते थे। दुखरन भगत शिवजी को जल चढ़ाने जाते समय पहले चौपाल का दर्शन करना अपना परम कर्तव्य समझते थे। बस अब समस्त इलाके में कोई विद्रोही था तो मनोहर था, और कोई उसका बंधु था तो कादिर। वह खेत से लौटता तो कादिर के घर जा बैठता और अपने दिनों को रोता। इन दोनों मनुष्यों को साथ बैठे देखकर सुक्खू चौधरी की छाती पर सांप लौटने लगता था। वह यह जानना चाहते थे कि इन दोनों में क्या बातें हुआ करती हैं। अवश्य दोनों मेरी ही बुराई करते होंगे। उन्हें देखते ही दोनों चुप हो जाते थे। इससे चौधरी के संदेह की और भी पुष्टि हो जाती थी। खां साहब ने कादिर का नाम शैतान रख छोड़ा था और मनोहर को काला नाग कहा करते थे। काले नाग का तो उन्हें बहुत भय नहीं था, क्योंकि एक चोट से उसका काम तमाम कर सकते थे, मगर शैतान से डरते थे, क्योंकि उस पर चोट करना दुस्तर था। उस जवार में कादिर का बड़ा मान था। वह बड़ा नीति कुशल, उदार और दयालु था। इसके अतिरिक्त उसे जड़ी बूटियों का अच्छा ज्ञान था। यहाँ हकीम, वैद्य, डॉक्टर जो कुछ था वही था। रोग निदान में भी उसे पूर्ण अभ्यास था। इससे जनता की उसमें विशेष श्रद्धा थी। एक बार लाला जटाशंकर कठिन नेत्र रोग से पीड़ित थे। बहुत प्रयत्न किए पर कुछ लाभ न हुआ। कादिर की जड़ी बूटियों ने एक ही सप्ताह में इस असाध्य रोग का निवारण कर दिया। खां साहब को भी एक बार कादिर के नुस्खे ने ही प्लेग से बचा लिया था। खां साहब इस उपकार से तो नहीं, पर कादिर की सर्वप्रियता से सशंक रहते थे। वह सदैव इसी उधेड़-बुन में रहते थे कि इस शैतान को कैसे पंजे में लाऊं। किंतु कादिर निश्चिंत और निशंक अपने काम में लगा रहता था। उसे एक क्षण के लिए भी यह भय न होता था कि गांव के जमींदार और कारिंदा मेरे शत्रु हो रहे हैं और उनकी शत्रुता मेरा सर्वनाश कर सकती है।
यदि इस समय भी दैवयोग से खां साहब बीमार पड़ जाते तो वह उनका इशारा पाते ही तुरंत उनके उपचार और सेवा शुश्रूषा में दत्तचित्त हो जाता। उसके हृदय में राग और द्वेष न था और न इस बात की ही परवाह थी कि मेरे विषय में कैसे कैसे मिथ्यालाप हो रहे हैं। वह गांव में विद्रोहाग्नि भड़का सकता था, खां साहब और उनके सिपाहियों की खबर ले सकता था। गांव में ऐसे कई उद्दंड नवयुवक थे जो इस अनिष्ट के लिए आतुर थे, किंतु कादिर उन्हें संभाले रहता था। दीन रक्षा उसका लक्ष्य था, किंतु क्रोध और द्वेष को उभाड़ कर नहीं, वरन सद्व्यवहार तथा सत्य प्रेरणा से। मनोहर की दशा इसके प्रतिकूल थी। जिस दिन से वह ज्ञान शंकर की कठोर बातें सुनकर लौटा था, उसी दिन से विकृत भावनाएं उसके हृदय और मस्तिष्क में गूंजती रहती थी। एक दीन मर्माहत पक्षी था जो घावों से तड़प रहा था। वह अपशब्द उसे एक क्षण भी नहीं भूलते थे। वह ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहता था। वह जानता था कि सबलों से बैर बढ़ाने में मेरा ही सर्वनाश होगा, किंतु इस समय उसकी अवस्था उस मनुष्य की सी हो रही थी जिसके झोंपड़े में आग लगी हो और वह उसके बुझाने में असमर्थ होकर शेष भागों में भी आग लगा दे कि किसी प्रकार इस विपत्ति का अंत हो। रोगी अपने रोग को असाध्य देखता है तो पथ्यापथ्य की बेड़ियों को तोड़कर मृत्यु की ओर दौड़ता है। मनोहर चौपाल के सामने से निकलता तो अकड़ कर चलने लगता। अपनी चारपाई पर बैठे हुए कभी खां साहब या गिरधर महाराज को आते देखता तो उठकर सलाम करने के बदले पैर फैलाकर लेट जाता। सावन में उसके पेड़ों के आम पके। उसने सब आम तोड़कर घर में रख लिए। जमींदार का चिरकाल से बंधा हुआ चतुर्थांश न दिया और जब गिरधर महाराज मांगने आए तो उन्हें दुत्कार दिया। वह सिद्ध करना चाहता था कि मुझे तुम्हारी धमकियों की जरा भी परवाह नहीं है। कभी कभी 9-10 बजे रात तक उसके द्वार पर गाना होता, जिसका अभिप्राय केवल खां साहब और सुक्खू चौधरी को जलाना था। बलराज को अब वह स्वेच्छाचार प्राप्त हो गया जिसके लिए पहले उसे झिड़कियां खानी पड़ती थी। उसके रंगीले सहचरों का यहाँ खूब आदर सत्कार होता। भंग छंती लकड़ी के खेल होते, लावनी और ख्याल की ताने उड़ती, डफली बजती। मनोहर जवानी के जोश के साथ इन जमघटों में सम्मिलित होता। ये ही दोनों पक्षों के विचार विनिमय के माध्यम थे। खां साहब को एक एक बात की सूचना यहाँ हो जाती थी। यहाँ का एक एक शब्द वहाँ पहुँच जाता था। वह गुप्त चालें आग पर तेल छिड़कती रहती थी। खां साहब ने एक दिन कहा, आजकल तो उधर खूब गुलछर्रे उड़ रहे हैं। बेदखली का सम्मन पहुँचेगा तो होश ठिकाने हो जाएगा। मनोहर ने उत्तर दिया, बेदखली की धमकी दूसरों को दें। यहाँ हमारे खेत के मेड़ों पर कोई आया तो उसके बाल बच्चे उसके नाम को रोएंगे। एक दिन संध्या समय मनोहर द्वार पर बैठा हुआ बैलों के लिए कड़वी छांट रहा था और बलराज अपनी लाठी में तेल लगाता था कि ठाकुर डपट सिंह आकर माचे पर बैठ गए और बोले, सुनते हैं डिप्टी ज्वाला सिंह हमारे बाबू साहब के पुराने दोस्त हैं। छोटे सरकार के लड़के थानेदार थे। उनका मुकदमा उन्हीं की इजलास में था। वह आज बरी हो गए। मनोहर बोला, रिश्वत तो साबित हो गई थी ना? डपट सिंह बोले, हाँ साबित तो हो गई थी। किसी को उनके बरी होने की आशा न थी, पर बाबू ज्ञान शंकर ने ऐसी सिफारिश पहुंचाई कि डिप्टी साहब को मुकदमा खारिज करना पड़ा। मनोहर बोला, हमारे परगने का हाकिम भी तो वही डिप्टी है। डपट सिंह बोले, हाँ इसी की तो चिंता है। इजाफा लगान का मामला उसी के इजलास में जाएगा और ज्ञान बाबू अपना पूरा जोर लगाएंगे। मनोहर बोला, तब क्या करना होगा? डपट सिंह बोले, कुछ समझ में ही नहीं आता। मनोहर बोला, ऐसा कोई कानून नहीं बन जाता कि बेसी का मामला इन हाकिमों के इजलास में ना पेश हुआ करे? हाकिम लोग आप भी तो जमींदार होते हैं, इसलिए वह जमींदारों का पक्ष करते हैं। सुनते हैं लाट साहब के यहाँ कोई पंचायत होती है। यह बातें कोई उस पंचायत में क्यों नहीं कहता? डपट सिंह बोले, वहाँ भी तो सब जमींदार ही होते हैं।
काश्तकारों की फरियाद कौन करेगा? मनोहर बोला, हमने तो ठान लिया है कि एक कौड़ी भी बेसी ना देंगे। बलराज ने लाठी कंधे पर रखकर कहा, कौन इजाफा करेगा? सिर तोड़ के रख दूंगा। मनोहर बोला, तू क्यों बीच में बोलता है? तुझसे तो हम नहीं पूछते। यही तो ना होगा कि सांझ हो गई है, लाओ भैंस धो लूं, बैल की नाद में पानी डाल दूं, बेबात की बात बकता है। फिर ठाकुर डपट सिंह से बोले, यह लौंडा घर का रत्ती भर काम नहीं करता, बस खाने भर का घर से नाता है, मटर गश्त किया करता है। डपट सिंह बोले, मुझसे क्या कहते हो भाई, मेरे यहाँ तो 3-3 मूसलचंद हैं। मनोहर बोला, मैं तो एक कौड़ी बेसी ना दूंगा और ना खेत ही छोड़ूंगा। खेतों के साथ जान भी जाएगी और 2-4 को साथ लेकर जाएगी। बलराज बोला, किसी ने हमारे खेतों की ओर आंख भी उठाई तो कुशल नहीं। मनोहर बोला, तो फिर बीच में बोला। बलराज ने कहा, क्यों ना बोलूं, तुम तो 2-4 दिन के मेहमान हो, जो कुछ पड़ेगी वह तो हमारे ही सिर पड़ेगी। जमींदार कोई बादशाह नहीं है कि चाहे जितनी जबरदस्ती करे और हम मुंह ना खोलें। इस जमाने में तो बादशाहों का भी इतना अख्तियार नहीं। जमींदार किस गिनती में है? कचहरी दरबार में कहीं सुनाई नहीं होती है तो यह मेरी लठ देखो, यह तो कहीं नहीं गई है। डपट सिंह बोले, कहीं खां साहब यह बातें सुन ले तो गजब हो जाए। बलराज बोला, तुम खां साहब से डरो, यहाँ उसके दबेल नहीं है। खेत में चाहे कुछ उपज हो या ना हो, बेसी होती चली जाए, ऐसा क्या अंधेर है? सरकार के घर कुछ तो न्याय होगा, किस बात पर बेसी मंजूर करेगी? डपट सिंह बोले, अनाज का भाव नहीं चढ़ गया है क्या? बलराज बोला, भाव चढ़ गया है तो मजदूरों की मजदूरी भी तो चढ़ गई है, बैलों का दाम भी तो चढ़ गया है, लोहे लक्कड़ का दाम भी तो चढ़ गया है, यह किसके घर से आएगा? इतने में कादिर मियाँ घास का गट्ठर सिर पर रखे हुए आकर खड़े हो गए। बलराज की बातें सुनी तो मुस्कुराकर बोले, भांग का दाम भी तो चढ़ गया है, चरस भी महंगी हो गई है, कत्था सुपारी भी तो दूने दामों में बिकती है, इसे क्यों छोड़े जाते हो? मनोहर बोला, हाँ कादिर दादा, तुमने हमारे मन की कही। बलराज बोला, तो क्या अपनी जवानी में तुम लोगों ने बूटी भांग ना पी होगी, या सदा इसी तरह 1 जून चबेना और दूसरी जून रोटी साग खाकर दिन काटे हैं? और फिर तुम जमींदार के गुलाम बने रहो तो उस जमाने में और कर ही क्या सकते थे? ना अपने खेत में काम करते, किसी दूसरे के खेत में मजदूरी करते। अब तो शहरों में मजदूरों की मांग है, रुपया रोज खाने को मिलता है, रहने को पक्का घर अलग। अब हम जमींदारों की धौंस क्यों सहें, क्यों भरपेट खाने को तरसें? कादिर मियाँ बोले, क्यों मनोहर, क्या खाने को नहीं देते? बलराज बोला, यह भी कोई खाना है कि एक आदमी खाए और घर के सब आदमी उपवास करें? गांव में सुखू चौधरी को छोड़कर और किसी के घर दोनों बेला चूल्हा जलता है? किसी को 1 जून चबेना मिलता है, कोई चुटकी भर सत्तू फांक कर रह जाता है, दूसरी बेला भी पेट भर रोटी नहीं मिलती। कादिर मियाँ बोले, भाई बलराज बात तो सच्ची कहता है, इस खेती में कुछ रह नहीं गया, मजदूरी भी नहीं पड़ती। अब मेरे ही घर देखो, कुल छोटे बड़े मिलाकर 10 आदमी हैं, 5-5 रुपए भी कमाते तो 600 रुपए साल भर के होते, खा पी कर 50 रुपए बचे ही रहते, लेकिन इस खेती में रात दिन लगे रहते हैं, फिर भी किसी को भरपेट दाना नहीं मिलता। डपट सिंह बोले, बस एक मर्जाद रह गई है, दूसरे की मजदूरी नहीं करते बनती, इसी बहाने से किसी तरह निबाह हो जाता है, नहीं तो बलराज की उम्र में हम लोग खेत के डांड पर ना जाते थे। न जाने क्या हुआ कि जमीन की बरकत ही उठ गई, जहाँ बीघा पीछे 20-20 मन होते थे, वहाँ अब 4-5 मन से आगे नहीं जाता। मनोहर बोला, सरकार को यह हाल मालूम होता तो जरूर काश्तकारों पर निगाह करती। कादिर मियाँ बोले, मालूम क्यों नहीं है, रत्ती रत्ती का पता लगा लेती है। डपट सिंह हंसकर बोले, बलराज से कहो सरकार के दरबार में हम लोगों की ओर से फरियाद कराए। बलराज बोला, तुम लोग तो ऐसी हंसी उड़ाते हो मानो काश्तकार कुछ होता ही नहीं, वह जमींदार की बेगार ही भरने के लिए बनाया गया है। लेकिन मेरे पास जो पत्र आता है उसमें लिखा है कि रूस देश में काश्तकारों का राज है,
वह जो चाहते हैं करते हैं। उसी के पास कोई और देश बल्गारी है। वहाँ अभी हाल की बात है, काश्तकारों ने राजा को गद्दी से उतार दिया है और अब किसानों और मजदूरों की पंचायत राज करती है। कादिर मियाँ कुतूहल से बोले, तो चलो ठाकुर, उसी देश में चलें, वहाँ माल गुजारी न देनी पड़ेगी। डपट सिंह बोले, वहाँ के काश्तकार बड़े चतुर और बुद्धिमान होंगे, तभी राज संभालते होंगे। कादिर मियाँ बोले, मुझे तो विश्वास ही नहीं आता। मनोहर ने कहा, हमारे पत्र में झूठी बातें नहीं होती। बलराज बोला, पत्र वाले झूठी बातें लिखें तो सजा पा जाएं। मनोहर ने कहा, जब उस देश के किसान राज का बंदोबस्त कर लेते हैं तो क्या हम लोग लाट साहब से अपना रोना भी ना रो सकेंगे? कादिर मियाँ बोले, तहसीलदार साहब के सामने तो मुंह खुलता नहीं, लाट साहब से कौन फरियाद करेगा? बलराज बोला, तुम्हारा मुंह ना खुले, मेरी तो लाट साहब से बातचीत हो तो सारी कथा कह सुनाऊं। कादिर मियाँ बोले, अच्छा, अब के हाकिम लोग दौरे पर आएंगे तो हम तुम्ही को उनके सामने खड़ा कर देंगे। यह कहकर कादिर खां घर की ओर चले। बलराज ने भी लाठी कंधे पर रखी और उनके पीछे चला। जब दोनों कुछ दूर निकल गए तब बलराज ने कहा, दादा, कहो तो खां साहब की, और अपने घूंसे का इशारा करके बोला, कर दी जाए। कादिर मियाँ ने चौंक कर उसकी ओर देखा। क्या गांव भर को बंधवाने पर लगे हो? भूल कर भी ऐसा काम ना करना। बलराज बोला, सब मामला लैश है, तुम्हारे हुक्म की देर है। कादिर मियाँ उसका कान पकड़कर बोले, नहीं, मैं तुम्हें आग में कूदने की सलाह ना दूंगा। जब अल्लाह को मंजूर होगा तब वह आप ही यहाँ से चले जाएंगे। बलराज बोला, अच्छा, तो बीच में नहीं पड़ोगे ना? कादिर मियाँ बोले, तो क्या तुम लोग सचमुच मारपीट पर उतारू हो क्या? हमारी बात ना मानोगे तो मैं जाकर थाने में इत्तला कर दूंगा। यह मुझसे नहीं हो सकता कि तुम लोग गांव में आग लगाओ और मैं देखता रहूं। बलराज बोला, तो तुम्हारी सलाह है नित्य यह अन्याय सहते जाएं? कादिर मियाँ बोले, जब अल्लाह को मंजूर होगा तो आप ही आप सब उपाय हो जाएगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का भाग? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे इसी कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।